हेलो फ्रेंड्स, आज हमारी क्लास है यूनिट 3, 4, 5। मतलब कि जो हमारी यूनिट 3, 4, 5 है सीडीपी की साइकोलॉजी की, इससे रिलेटेड जो इसके अंदर टॉपिक हैं इनसे रिलेटेड आज क्वेश्चंस होंगे कुछ जो महत्वपूर्ण हैं, इम्पोर्टेंट हैं आपके एग्ज़ाम के लिए। तो इस जो क्लास को बिल्कुल भी मिस मत करना, क्योंकि इन क्वेश्चंस में से या इस तरीके के क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आने के 101% चांसेस हैं। तो एक तरह से ये आपकी लास्ट क्लास है रीट की, क्योंकि यहाँ आपका सिलेबस बिल्कुल कंप्लीट होता है। सिलेबस तो कंप्लीट करा ही दिया था, ये बस इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं जो आपके रीट एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट हैं। तो कंप्लीट साइकोलॉजी मतलब यूनिट 3, 4, 5 में से जितना भी इम्पोर्टेंट आपका है उससे रिलेटेड ही इसके अंदर क्वेश्चन आंसर आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो नाउ हम स्टार्ट करते हैं। जिसको भी वीडियो पसंद आए वो इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। ओके, तो आपका फर्स्ट क्वेश्चन आता है। फर्स्ट क्वेश्चन इज, निम्न में से कौन सा सृजनात्मकता का सिद्धांत नहीं है? ध्यान रखना है, ठीक है। तो फर्स्ट ऑप्शन इज आलपोर्ट सिद्धांत, सेकंड पूर्णाकार सिद्धांत, थर्ड मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत और फोर्थ साहचर्यवाद का सिद्धांत। तो इनमें से कौन सा नहीं है सृजनात्मकता का सिद्धांत? ओके, तो इसका करेक्ट आंसर होगा आपका ऑलपोर्ट सिद्धांत जो है वो सृजनात्मकता का सिद्धांत नहीं है। जो आपके आलपोर्ट का जो सिद्धांत है, गार्डनर जो आलपोर्ट हैं, इन्होंने व्यक्तित्व लक्षण का जो सिद्धांत है इन्होंने दिया था। ठीक है, और इन्होंने उस सिद्धांत के अंदर बताया था कि किसी भी व्यक्ति के व्यक्तित्व को बनाने वाली जो विशेषताओं को 3 श्रेणी में इन्होंने बांटा था। ठीक है, तो ये सिद्धांत क्या है कि व्यक्तित्व को जानने के लिए, समझने के लिए या फिर उसका वर्णन करने में मुख्य भूमिका विशेषकों की होती है। ये ऑलपोर्ट के सिद्धांत के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो ये क्या है? ये व्यक्तित्व लक्षण सिद्धांत के अंतर्गत आता है, ये सृजनात्मक सिद्धांत के अंतर्गत नहीं आता। तो दिस इज द करेक्ट आंसर इज ऑलपोर्ट सिद्धांत। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका। सेकंड क्वेश्चन इज, समायोजन के अंतर्गत कौन सा कथन सही नहीं है? किसके अंतर्गत? समायोजन के अंतर्गत। फर्स्ट आता है, ये निरंतर चलने वाली प्रक्रिया नहीं है। तो ऐसा तो है नहीं कि जो समायोजन है वो तो निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, तो एक तरह से गलत है। यह संतुलन प्रदान करता है, तो समायोजन जो है वो संतुलन प्रदान करता है, करेक्ट आंसर। समस्या समाधान करता है, समस्या समाधान भी करता है, ये भी करेक्ट बात है। डी ऑप्शन, समायोजन की अनुपस्थिति में व्यक्ति में तनाव, संघर्ष, चिंतन से घिरा रहता है, ये भी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन में पूछा गया नहीं है कथन, तो दिस इज ए करेक्ट आंसर इज, ये होगा इसका कि यह निरंतर चलने वाली प्रक्रिया नहीं है, बल्कि ये क्या है प्रक्रिया। तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर होगा आपका ये। ओके, नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन आता है आपका। क्वेश्चन नंबर थर्ड है हमारा। थर्ड क्वेश्चन आता है, निम्न में से या निम्न स्थिति में से समायोजन को बढ़ावा देती है। ये रीट के लेवल 1 में 2018 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो इसमें क्या है कि समायोजन को बढ़ावा देती है कौन सी स्थिति? ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन इज भय चिंता मुक्त, सेकेंड ऑप्शन बीमारी का डर, थर्ड ऑप्शन अपराध जुनूनी विचार और फोर्थ ऑप्शन आता है तीव्र उत्सुकता। तो इसका करेक्ट आंसर होगा, करेक्ट आंसर इज भय चिंता मुक्त, कि जो भय और चिंता से जो मुक्त वाली स्थिति होती है वो समायोजन को बढ़ावा देती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, फोर्थ क्वेश्चन है हमारा, अच्छे समायोजन की विशेषता है। फर्स्ट ऑप्शन आता है संवेगात्मक अस्थिरता, सेकेंड ऑप्शन आता है सहनशीलता, थर्ड ऑप्शन आता है आत्मविश्वास में कमी और फोर्थ ऑप्शन आता है आपका अनियमित दिनचर्या। तो अच्छा समायोजन, ठीक है, समायोजन की विशेषता क्या रहेगी हमारा? इसका करेक्ट आंसर रहेगा, करेक्ट आंसर इज सहनशीलता। ओके,
क्यों? क्योंकि समायोजन क्या होता है? समायोजन का मतलब होता है किसी भी चीज़ को बेहतर काम करना, ठीक है, या फिर ज़्यादा उपयुक्त बनाने के लिए उसमें किया गया बदलाव। एक तरह से हम कह सकते हैं कि किसी भी चीज़ को सही जगह पर रखना, या फिर हमारे इन्वायरमेंट में, पर्यावरण में कोई भी कठिनाई आ रही है उससे निपटने के लिए व्यवहार में बदलाव करना। और व्यवहार में बदलाव करना, ये सारे कार्य करना, इन सभी चीज़ के लिए सहनशील होना बहुत आवश्यक है। तो इसकी जो अच्छे समायोजन की जो विशेषता होती है, तो इसका क्या होगा करेक्ट आंसर? सहनशीलता। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 5 क्वेश्चन आता है आपका कि निम्न में से तनाव को कम करने का कौन सा अप्रत्यक्ष ढंग है। ये जो क्वेश्चन है रीट में आया हुआ है, रीट एग्ज़ाम का आया हुआ है 2016 में। तो इसमें ऑप्शन दिए हुए हैं रुकावट दूर करना, सेकंड विश्लेषण व निर्णय, थर्ड इज उदारीकरण, फोर्थ इज दूसरे लक्ष्य का प्रतिस्थापन। कि तनाव को कम करना, किसी व्यक्ति में कोई भी तनाव है, टेंशन है, उसको कम करने के लिए जो अप्रत्यक्ष ढंग है वो कौन सा है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा आपका उदारीकरण। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अंगूर खट्टे हैं उदाहरण है। फर्स्ट ऑप्शन युक्तिकरण, सेकंड क्वेश्चन दमन, फोर्थ ऑप्शन आपका प्रतिगमन, और फोर्थ ऑप्शन इज प्रतिक्रिया निर्माण। ओके, अंगूर खट्टे हैं किसका उदाहरण है ये आपका? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा आपका, करेक्ट आंसर होगा युक्तिकरण। कि अंगूर खट्टे हैं ये किसका उदाहरण है? युक्तिकरण का। तो युक्तिकरण जो है इसका मीनिंग आपको पता होना चाहिए कि युक्तिकरण का मतलब होता क्या है। किसी भी काम को तर्क संगत तरीके से करने की प्रक्रिया। कि हम कोई भी काम कर रहे हैं उसको कौन से तरीके से कर रहे हैं? तर्क संगत तरीके से हम कर रहे हैं, या हमारी तर्क संगत तरीके से करने की जो प्रक्रिया होती है वो युक्तिकरण कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका 7 क्वेश्चन है आपका समायोजन की प्रत्यक्ष विधि का उदाहरण है। फर्स्ट विश्लेषण व निर्णय, सेकंड दमन, फोर्थ प्रतिगमन, और 5 इज शोधन। कि समायोजन की प्रत्यक्ष विधि का उदाहरण क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा विश्लेषण व निर्णय। क्यों? क्योंकि जो ये दमन है आपका प्रतिगमन है, शोध है, दमन है, ये सारे के सारे क्या हैं? आपके अप्रत्यक्ष विधि के उदाहरण हैं। और ये क्या है? ये आपका प्रत्यक्ष विधि का उदाहरण है। और ये तीनों क्या हैं? आपके अप्रत्यक्ष विधि के उदाहरण हैं आपके। और इन सबको मैंने जो है क्लियर कर रखा है थ्योरी वाली क्लास में, तो आप डिटेल में इनके बारे में पढ़ सकते हैं उसके अंदर। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका कुसमायोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? कुसमायोजन से तात्पर्य है फर्स्ट स्वार्थी होना, सेकंड बालक व वातावरण में असंतुलन, सी इज संवेगात्मक असंतुलन, और डी इज उपयुक्त सभी। कुसमायोजन, सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कुसमायोजन होता क्या है। कुसमायोजन का मतलब यहाँ यही होता है कि यदि कोई व्यक्ति या फिर कोई बच्चा किसी भी बाधा को दूर करने में, कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी समस्या है, उसको दूर करने में अगर वो असमर्थ हो रहा है, ठीक है, और वो किसी गलत रास्ते पर चल रहा है, तो उसमें क्या होता है? कुसमायोजन या फिर असमायोजन उसमें क्या होता है? पैदा हो जाता है। तो कुसमायोजन से तात्पर्य स्वार्थी होना, कि ये जो बच्चे होते हैं स्वार्थी हो जाते हैं। बालक व वातावरण में असंतुलन, इनमें संतुलन नहीं रहता है। संवेगात्मक असंतुलन होता है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा आपका उपयुक्त सभी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 8 नंबर के क्वेश्चन में आता है कुसमायोजन का परिणाम है संघर्ष, तनाव, सीज कुंठा, और या फिर डी इज उपयुक्त सभी। तो जो कुसमायोजन होता है उसका जो रिजल्ट निकल के आता है वो उपयुक्त सभी इसका करेक्ट आंसर होगा। कि संघर्ष, तनाव, कुंठा, ये सभी के सभी क्या होते हैं? इसके परिणाम होते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 नंबर का क्वेश्चन आपका
सृजनशील के पोषण हेतु एक अध्यापक को अपने विद्यार्थी को रखना चाहिए। ये जो क्वेश्चन है इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, रीड के लेवल 1 में 2012 में ये क्वेश्चन आया हुआ है आपका, कि सृजनशील के पोषण के लिए जो एक अध्यापक है, एक टीचर है, उसको विद्यार्थी को कैसे, अपने विद्यार्थी को कैसा रखना चाहिए। फर्स्ट ऑप्शन इज पुरस्कार प्रेरित, सेकंड लक्ष्य केंद्रित, थर्ड कार्य केंद्रित, और डी आपका ए और बी दोनों। तो इसमें विद्यार्थी को कैसा रखना चाहिए, कार्य केंद्रित रखना चाहिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है व्यक्तित्व। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्यक्तित्व स्थायी समायोजन है। तो फर्स्ट ऑप्शन आता है कि पर्यावरण के साथ, कि जो व्यक्तित्व है वो स्थायी समायोजन किसके साथ होता है, पर्यावरण के साथ, जीवन के साथ, प्रकृति के साथ, या फिर सभी के साथ। तो किसके साथ व्यक्तित्व स्थायी समायोजन है, तो इन तीनों के साथ स्थायी समायोजन है। तो करेक्ट आंसर इज ये सभी 4 ऑप्शन। ओके, नेक्स्ट 12 नंबर का क्वेश्चन आता है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, ये क्वेश्चन जो है आपका इम्पोर्टेंट है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपका ये। ध्वनि मापने की इकाई है डेसिबल, मीटर, सेंटीमीटर, या डी ऑप्शन किलोग्राम। तो इसका करेक्ट आंसर होगा आपका डेसिबल, कि ध्वनि मापने की इकाई कैसी है, डेसिमल होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका श्रवण बाधित बालक के लिए प्रथम शिक्षण संस्थान की स्थापना कब और किसने की थी। तो फर्स्ट ऑप्शन इज ब्रैडवुड, इंग्लैंड, 1767 में। सेकंड ऑप्शन आता है स्किनर, 1924 में। थर्ड ऑप्शन आता है कार्लबर्ग, 1926 में। या फोर्थ ऑप्शन आता है डी, ब्रूनर ने 2000 में। तो क्वेश्चन पे ध्यान देना, श्रवण बाधित जो बालक हैं इनके लिए जो प्रथम शिक्षण संस्था थी इसकी स्थापना, ठीक है, तो किसने की थी, इनकी स्थापना की थी ब्रैडबून ने की थी। कहाँ की थी, इंग्लैंड में की थी, और कौन से सन में की थी, 1767 1767 में की थी। ओके, तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। श्रवण बाधित बालक से रिलेटेड आपका एक ही क्वेश्चन में 3 क्वेश्चन बन के आ सकते हैं। किसने की ये आ सकता है, कब की ये आ सकता है, और कहाँ की ये आ सकता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका बहुबुद्धि सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है। फर्स्ट ऑप्शन स्पीयरमैन, सेकंड थर्स्टन, सी ऑप्शन कैटल, और फोर्थ ऑप्शन गार्डनर। तो बहुबुद्धि सिद्धांत का जो प्रतिपादन है वो किसने किया है, गार्डनर ने किया है। ओके, हमें इसमें ये भी पता होना चाहिए, क्वेश्चन कुछ भी आ सकता है, कि जो बहुबुद्धि सिद्धांत है वो होता भी क्या है, उसके बारे में थोड़ा तो पता होना चाहिए। तो मनुष्य में कई तरीके क्या होती हैं, बुद्धि होती हैं, और ये अलग अलग तरीक़ों से क्या होती हैं, प्रकट होती हैं। और इस सिद्धांत को ही हम क्या कहते हैं, मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी भी इसको कहा जाता है। ठीक है, इस सिद्धांत को क्या भी कहा जाता है कि मल्टीपल इंटेलिजेंसी थ्योरी भी इसको कहा जाता है। ओके, और ये जो आपके गार्डनर हैं इन्होंने बुद्धि को कितने प्रकार बताए हैं, कि बुद्धि के कितने प्रकार होते हैं, इन्होंने बताए हैं 9 प्रकार। ठीक है, कि जो बुद्धि है उसके कितने प्रकार होते हैं, 9 प्रकार उसके होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका 15 क्वेश्चन है आपका, बुद्धि मापने के लिए सबसे पहले बुद्धि परीक्षण किसने दिया था। तो इसका जो ऑप्शन है, फर्स्ट है बिने साइमन, सेकंड है ब्रूनर, थर्ड आता है स्किनर, और फोर्थ ऑप्शन इज लेविन। कि बुद्धि मापन के लिए, किसके लिए, बुद्धि मापन के लिए सबसे पहला बुद्धि परीक्षण किसने दिया। तो किसने दिया, बिने व साइमन ने दिया। ये आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि किसने दिया था, बिने और साइमन ने दिया था। तो किसने दिया था, बिने और साइमन ने दिया था। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, और कौन से सन में दिया था, ये भी क्वेश्चन आ सकता है। तो 1905 मतलब 1905 ईस्वी में इन्होंने बुद्धि परीक्षण दिया था, पहला, सबसे पहला।
ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 16 जो इम्पोर्टेंट है कि बुद्धि लब्धि का सूत्र है। फर्स्ट ऑप्शन आता है आपका IQ इज इक्वल टू कि बुद्धि लब्धि बराबर मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु मल्टीप्लाई 100। सेकेंड ऑप्शन आता है IQ इज इक्वल टू वास्तविक आयु अपॉन मानसिक आयु मल्टीप्लाई 100। सी ऑप्शन आता है मानसिक आयु अपॉन वास्तविक आयु मल्टीप्लाई 100 अपॉन 100। और डी ऑप्शन आता है आपका IQ इज इक्वल टू वास्तविक आयु अपॉन मानसिक आयु मल्टीप्लाई 100/100। तो इसका जो करेक्ट आंसर है बुद्धि लब्धि का जो सूत्र है वो क्या है करेक्ट आंसर? इसका करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन इज फर्स्ट कि IQ लेवल होता है मानसिक आयु और जो वास्तविक आयु होती है मल्टीप्लाई 100। ओके, कि मानसिक आयु और वास्तविक आयु का एक ऐसा अनुपात है जिसको 100 से गुना करने पर, किससे? 100 से गुना करने पर प्राप्त किया जाता है। यह बुद्धिमापन के लिए होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है नेक्स्ट क्वेश्चन आता है प्रतिभाशाली बालक की बुद्धि लब्धि कितनी होती है? फर्स्ट ऑप्शन 81, सेकेंड ऑप्शन 75, थर्ड ऑप्शन 120 से अधिक और डी ऑप्शन आपका 90। तो आपकी कितनी होती है? किसकी क्वेश्चन पे ध्यान देना? प्रतिभाशाली बालक की। तो करेक्ट आंसर इज इसका 120 से अधिक। ठीक है, लेकिन ऑप्शन में कुछ भी आ सकता है आपसे, प्रतिभाशाली की जगह कुछ और बालक का बारे में पूछा जा सकता है। तो जो 90 आपकी बुद्धि लब्धि है ये किन बच्चों की होती है, किन बालक की होती है? तो ये होते हैं सामान्य। क्या होते हैं? सामान्य। जो सामान्य बुद्धि के बालक होते हैं उनकी बुद्धि लब्धि कितनी होती है? 90। 81 किसकी होती है आपकी? जो मंद बुद्धि वाले होते हैं। ठीक है, कौन होते हैं? जो मंद बुद्धि के बच्चे होते हैं। और 75 या फिर 75 से जो कम होती है वो कौन होते हैं? आपके अल्प बुद्धि वाले बच्चे होते हैं, जो वैसे मोस्टली क्वेश्चन पूछा जाता है एग्ज़ाम में, देखा हुआ है मैंने। तो वो या तो आपका इसमें से प्रतिभाशाली में से पूछा जाता है या सामान्य में से, या फिर बिल्कुल कमज़ोर बच्चे जो 75 पे आते हैं। 81 वाला कम पूछा जाता है, बट आपको सब कुछ पता होना चाहिए। इसकी जो डिटेल है बुद्धि लब्धि कौन से बच्चे की कितनी होती है ये मैंने आपको थ्योरी में करा रखा है। जो मेरी पहले की क्लासेस हैं उनमें मैंने इसको पूरा डिटेल में बता रखा है आपको। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? तो फर्स्ट ऑप्शन इज सिगमंड फ्राइड, सेकंड लेविन, थर्ड कैटल और फोर्थ आता है थर्स्टन। ये मनोविश्लेषण सिद्धांत के प्रतिपादक। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा इसका सिगमंड फ्राइड। क्या होगा? सिगमंड फ्राइड। तो ये जो मनोविश्लेषणात्मक जो सिद्धांत है ये होता क्या है? ये सिद्धांत मानता है कि जो अचेतन मन में जो भी अवांछित जो इच्छाएं और हमारे विचार होते हैं जो किसी भी व्यक्ति को मानसिक रूप से क्या करते हैं? प्रभावित कर सकते हैं। तो वो क्या कहलाता है? आपका मनोविश्लेषण सिद्धांत कहलाता है। किसके अनुसार? आपका फ्राइड के अनुसार। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका 20 मानसिक रूप से पिछड़े बालक वह होते हैं जो, फर्स्ट ऑप्शन इज जो औसत रूप से उच्च होते हैं, सेकंड जो बौद्धिक रूप से अशक्त श्रेणी में आते हैं, सी बौद्धिक रूप से औसत हों, या डी कोई नहीं जो मानसिक रूप से। तो इसका आंसर होगा आपका ये कि जो बौद्धिक रूप से अशक्त श्रेणी में बच्चे आते हैं वो मानसिक रूप से कौन से होते हैं? पिछड़े बालक कहलाते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 21 नंबर का क्वेश्चन आपका आता है। 21 क्वेश्चन है
कि निम्नलिखित में से कौन सा सृजनात्मकता का तत्व नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन पे ध्यान देना कि कौन सा सृजनात्मकता का तत्व नहीं है। तो इसका ऑप्शन ए है विस्तारवारण, सेकंड है आपका नमनीयता, थर्ड है आपका तार्किकता और फोर्थ आता है आपका नवीनता। तो सृजनात्मकता का तत्व नहीं है तो इसका करेक्ट आंसर आएगा आपका तार्किकता। कि जो तार्किकता होती है वो क्या होती है, सृजनात्मकता का तत्व नहीं होती, जबकि नवीनता, विस्तारवरण और नमनीयता ये तीनों के तीनों सृजनात्मकता के तत्व होते हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका, नेक्स्ट 22 क्वेश्चन है आपका, बाल अपराध का कारण नहीं है। ए ऑप्शन निर्धनता, बी ऑप्शन उचित घरेलू वातावरण, सी ऑप्शन शारीरिक दोष और फोर्थ ऑप्शन असफलता। कि बाल अपराध का कारण नहीं है। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि बाल अपराध होता क्या है। कि बाल अपराध अगर आपको पता होगा क्या होता है तो आप इसका करेक्ट आंसर लगा सकते हैं। तो बाल अपराध का मतलब होता है जब कोई नाबालिग, ठीक है, जो 18 साल से कम एज का जो बालक होता है वो समाज के कोई भी खिलाफ काम करता है, समाज के खिलाफ कोई भी कानून या फिर समाज के खिलाफ कोई भी काम करता है, तो ये किसके अंदर आता है, बाल अपराध के अंदर आता है। 8 साल से ज़्यादा का हो कोई बच्चा और 16 साल से कम उम्र के बच्चे द्वारा किया गया कोई भी गैर कानूनी काम, ठीक है, क्या होता है, कोई भी आपका गैर कानूनी काम, ठीक है, वो किसके अंतर्गत आता है, वो आता है आपका बाल अपराध के अंदर आता है। ठीक है, तो इसमें क्या हो सकता है कि जो बालक है वो बाल अपराध कब बनता है, वो कोई भी समाज के खिलाफ काम कब करता है, मोस्टली कब करता है, शारीरिक दोष के कारण, ठीक है, असफलता, किसी चीज़ में उसको असफलता मिलती है तो वो ये अपराध करता है, निर्धनता, गरीबी होती है तो वो ये अपराध करता है बालक। और इसका जो क्वेश्चन में पूछा गया है कि नहीं है, तो उचित घरेलू वातावरण, कि अगर वातावरण तुम्हारा अच्छा है, आपका आस पड़ोस का जो माहौल है वो अच्छा है, तो बालक बाल अपराध नहीं करेगा आपका। ओके, तो इसका करेक्ट आंसर होगा आपका उचित घरेलू वातावरण। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है 23, डिसलेक्सिया है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन आएगा ही आपका इस तरीके का, डिसलेक्सिया, एप्रेक्सिया, डिस्ग्राफिया, कैलकुलिया, बहुत सारे हैं ये आपके। तो इसमें क्या है, इस तरीके के क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आएंगे ही, थ्योरी में मैंने करा रखे हैं सारी, लेकिन जो इम्पोर्टेंट है, जो लगता है कि हाँ भाई ये आते ही आते हैं, तो उसको मैंने क्वेश्चन में यहाँ रखा है। तो डिसलेक्सिया है, डिसलेक्सिया क्या है, फर्स्ट ऑप्शन है सीखने की अक्षमता, सेकेंड पढ़ने की अक्षमता, सी लिखने की अक्षमता और डी सुनने की अक्षमता। तो इसमें आपका आंसर आएगा, यहाँ पे इसका ऑप्शन में रखो, यहाँ गणित की अक्षमता, मीन्स गणित में कोई चीज़ अक्षम हो। ओके, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा, डिसलेक्सिया का करेक्ट आंसर होगा वो होगा पढ़ने में अक्षमता। कि पढ़ने में, ऐसे बालक जो पढ़ने में अक्षम होते हैं वो डिसलेक्सिया के अंतर्गत आते हैं। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका 24। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्तिगत विभिन्नता का क्षेत्र है। फर्स्ट ऑप्शन लिंग विभेद, सेकंड ऑप्शन शारीरिक रचना, थर्ड ऑप्शन मानसिक योग्यता और फोर्थ ऑप्शन आता है आपका उपरोक्त सभी। व्यक्तिगत विभिन्नता का क्षेत्र है। जो लिंग भेद है ये भी आपका व्यक्तिगत विभिन्नता का है, क्योंकि आपने देखा होगा पुरुष नारी में क्या होता है, डिफरेंसेस होते हैं। शारीरिक रचना, जो बनावट होती है, ये भी लंबाई, कद, ये सब किसके अंदर आते हैं, वजन, ये किसके अंदर आते हैं, ये सारे के सारे शारीरिक के अंदर ही तो आते हैं। कि आपका वजन हुआ, आपकी लंबाई हुई, आपकी चौड़ाई हुई, ये सब किसके अंदर है, शारीरिक रचना। तो हर किसी का वजन, लंबाई, चौड़ाई ये क्या होती हैं, अलग अलग होती हैं। तो ये भी किसके अंतर्गत आया, व्यक्तिगत विभिन्नता के अंदर आया।
मानसिक योग्यता, तो आपने देखा होगा, आपने चैप्टर पढ़ा हुआ है बुद्धि लब्धि वाला या बुद्धि वाला, कि उसमें IQ लेवल हर किसी का अलग अलग होता है, कि जो मानसिक योग्यता होती है वो क्या होती है, अलग अलग होती है। तो इस तरीके से व्यक्तिगत विभिन्नता, तो इन तीनों में क्या है, विभिन्नता है, ठीक है, लिंग के अनुसार भी, शारीरिक रचना के अनुसार भी, मानसिक योग्यता के अनुसार भी। तो इसका करेक्ट आंसर होगा आपका उपयुक्त सभी, ठीक है। तो करेक्ट आंसर इज उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन में आता है रचनात्मक लोग डैश सोचते हैं, तरीके से सोचते हैं। फर्स्ट अभिसारी, सेकेंड अपसारी, थर्ड ऑप्शन नकारात्मक, फोर्थ ऑप्शन सकारात्मक। कि जो संरचनात्मक लोग हैं वो कैसे सोचते हैं, तो इसका करेक्ट आंसर होगा पहले तो अपसारी, कि अपसारी तरीके से वो सोचते हैं। इसमें क्या होता है कि जो रचनात्मक जो सोच होती है उसमें जो अपसारी सोच है, अपसारी जो क्या होती है, अपसारी जो सोच होती है वो क्या होती है, शामिल होती है। ओके, कि लचीलापन मीन्स जो लचीलापन, मौलिकता, विस्तार पर क्या करे, जोर दे। ऑप्शन पे ध्यान देना, लचीलापन हो जहाँ, मौलिकता हो जहाँ, उन सारी चीज़ों पर जोर देती है। तो ये किसके अंतर्गत आती है, अपसारी सोच के अंतर्गत आता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, अपसारी। और अपसारी में क्या होता है, अपसारी सोच में कि रचनात्मक और मौलिक की और क्या करती है, ये ले जाती है। कि जो अपसारी होता है ये व्यक्ति को रचनात्मक और मौलिकता की ओर ले जाता है। और इसमें क्या होता है कि कोई भी अगर प्रॉब्लम है, ठीक है, कोई भी अगर प्रॉब्लम है तो उसको हल करने के लिए कई तरीके की क्या करती है, कल्पना करने की क्षमता होती है। ओके, और अपसारी सोच का जो संबंध होता है वो अलग अलग दिशा में सोचने से होता है, या फिर कभी कभी खोज करने या कोई भी नई चीज़ तलाश करने से होता है। तो दिस इज़ द करेक्ट आंसर। इसका करेक्ट जो आंसर होगा यह होगा, ठीक है, क्या होगा, अपसारी। ओके, अपसारी तरीके से सोचते हैं। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका, 26 क्वेश्चन है आपका स्क्रीन पर। व्यक्तिगत विभिन्नता को ज्ञात करने की विधि है। तो फर्स्ट ऑप्शन आता है बुद्धि परीक्षण, सेकंड ऑप्शन आता है रुचि परीक्षण, थर्ड ऑप्शन आता है व्यक्ति इतिहास परीक्षण, और फोर्थ ऑप्शन आता है इसका उपयुक्त सभी परीक्षण। ठीक है, तो क्वेश्चन है व्यक्तिगत विभिन्नता की ज्ञात करने की विधियां कौन कौन सी होती हैं। तो इसमें जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा लास्ट ऑप्शन। क्यों? क्योंकि बुद्धि परीक्षण से भी हम ज्ञात कर सकते हैं विभिन्नता को, रुचि से भी, इंटरेस्ट से भी, और व्यक्ति इतिहास के परीक्षण से भी। तो ये तीनों परीक्षण जो हैं इनसे हम पता लगा सकते हैं व्यक्तिगत विभिन्नता को ज्ञात करने में। ओके, तो ये व्यक्तिगत विभिन्नता की ज्ञात करने की विधियां हैं। तो ये सभी विधियां हैं आपकी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका 16 PF का प्रयोग किसके मापन में किया जाता है। फर्स्ट ऑप्शन सृजनात्मकता, सेकंड ऑप्शन अभिरुचि, थर्ड ऑप्शन व्यक्तित्व, और फोर्थ ऑप्शन आता है दबाव। तो जो व्यक्तित्व है इसका करेक्ट आंसर होगा कि व्यक्तित्व को मापन के लिए 16 PF का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन आ सकता है आपको कि क्वेश्चन इस तरीके से भी आ सकता है घुमा के कि व्यक्तित्व को मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। तो किसका किया जाता है, 16 PF का प्रयोग किया जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका 28। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपका। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है आपका कि रोडसा स्याही धब्बा परीक्षण जो व्यक्तित्व का मूल्यांकन करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है का विकास किया है, किसने किया है।
आइजैक ने किया है, ऑलपॉट ने किया है, हरमन रोशा ने किया या फिर पियाजे ने किया है। कि रोशा शाही धब्बा परीक्षण में व्यक्तित्व का मूल्यांकन करने में इस्तेमाल किया गया है, वो किसने इसका विकास किया है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा हरमन रोसा। क्या होगा इसका आंसर? हरमन रोसा। ओके। और ये इसका जो विकास किया गया था इस परीक्षण का, ये हरमन रोशा ने कब किया था? 1921 में इसका क्या करा था? विकसित इसको किया था। ओके। और क्वेश्चन आ सकता है कि इन्होंने अपने परीक्षण में कितने शाही के धब्बे यूज़ किए थे? तो इन्होंने कितने किए थे? 10। कितने? 10 धब्बे इन्होंने शाही के यूज़ किए थे इसमें। और इन धब्बों को देखकर व्यक्ति को बताना होता है कि वे उसे कैसे दिखते हैं इस परीक्षण में, ये था। ओके। पूरा डिटेल है जो मैंने आपको थ्योरी क्लास में कराई हुई है। आपको बस इसमें हम मेन पता होना चाहिए कि इस परीक्षण का जो यूज़ किया गया था वो व्यक्ति के या व्यक्तित्व की भावना का आकलन करने के लिए, वही चीज़ है कि व्यक्ति के मूल्यांकन करने के लिए इसका इस्तेमाल किया गया था। ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका 29 क्वेश्चन है, व्यक्तित्व विकास की अवस्था है। फर्स्ट ऑप्शन इज अधिगम वह वृद्धि, सेकेंड ऑप्शन व्यक्तिव्रत अध्ययन, थर्ड ऑप्शन उपचारात्मक अध्ययन, फोर्थ ऑप्शन कोई नहीं। तो व्यक्तित्व की विकास की अवस्था है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा अधिगम व वृद्धि। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका 30 क्वेश्चन है आपका, अंतर्मुखी और बहिर्मुखी व्यक्तित्व का वर्गीकरण किसने किया था? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये आपका। तो किसने किया था? फ्राइड फर्स्ट ऑप्शन, सेकेंड युग। यस, करेक्ट आंसर युग। तो इनको तो हम देखेंगे नहीं, क्यों? क्योंकि अंतर्मुखी और बहिर्मुखी जो व्यक्तित्व का वर्गीकरण किया था वो किसने किया था? युग ने किया था, युंग ने किया था। ओके। इसमें जो अंतर्मुखी होता है, क्या है जो अंतर्मुखी होता है, इसमें क्या होता है, इसकी विशेषता होती है कि जिसमें लोग बाहरी उत्तेजना के बजाय अपने आंतरिक विचारों और भावनाओं से आराम पाते हैं। मतलब कि अंतर्मुखी जो लोग हैं वो अकेला या फिर अपने करीबी दोस्त के छोटे समूह के साथ समय बिताना पसंद करते हैं। और इनके पास जो कल्पना शक्ति होती है वो क्या होती है? बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है। ठीक है। कि इनकी जो कल्पना शक्ति है वो मजबूत होती है बहुत ज़्यादा, और ये आत्म जागरूक होते हैं। ठीक है। और ये जो अंतर्मुखी जो लोग होते हैं ये इजीली अपना कोई फ्रेंड नहीं बनाते, बहुत कम दोस्त बनाते हैं, और अगर बनाते भी हैं तो उनकी दोस्ती बहुत ज़्यादा गहरी होती है। ठीक है। उसके बाद आता है इसी में आपका बहिर्मुखी। जो बहिर्मुखी होते हैं वो कौन होते हैं? आपके जो बहिर्मुखी होते हैं, बहिर्मुखी जो लोग दूसरों के साथ बातचीत करके ऊर्जा प्राप्त करते हैं, या फिर बोल सकते हैं सामाजिक स्थिति में शामिल होने पे वो क्या होते हैं? मोस्टली खुश होते हैं। ठीक है। और जो बहिर्मुखी लोगों का जो व्यक्ति माना जाता है, एक तरह से हम कह सकते हैं कि ये जो व्यक्ति होते हैं, बहुमुखी जो व्यक्ति होते हैं, ये आसानी से क्या है? घुल मिल जाते हैं। ठीक है। ये और व्यक्तियों से क्या है? आसानी से मिल जाते हैं, घुल मिल जाते हैं, और नए लोगों से ये क्या करते हैं? मिलना पसंद करते हैं नए लोगों से। ओके। कौन? बहिर्मुखी। और ये लोग क्या होते हैं कि नई चुनौतियों को स्वीकार करने के लिए बिल्कुल रेडी रहते हैं कि हाँ भी कोई चुनौती आएगी तो हम उसके लिए रेडी हैं, पीछे नहीं हटते। और ये लोग तेज़ी से काम करते हैं। कौन? बहिर्मुखी वाले। और नई चीज़ों की खोज करना इनको पसंद होता है। और ये जो व्यक्ति होते हैं, बालक होते हैं, ये साहसिक किस्म के क्या तरह से क्या होते हैं? व्यक्ति होते हैं। और ये व्यक्ति लोग दूसरों के साथ अगर काम कर रहे हैं उसके अलावा भी ये कई काम को एक साथ कर सकते हैं। तो ये होते हैं आपके बहिर्मुखी व्यक्तित्व वाले बालक। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका 31 क्वेश्चन है,
और नेक्स्ट 31 क्वेश्चन आता है। 31 क्वेश्चन है हमारा। 31 क्वेश्चन है कि शिक्षा के अधिकार अधिनियम 2009 के अनुसार शिक्षक को निम्न में से कौन से कर्तव्य निभाने चाहिए। कि जो आरटी एक्ट जो 2009 है उसके अनुसार जो टीचर है, ठीक है, कौन, जो शिक्षक है, उसको कौन से कर्तव्य निभाने चाहिए। तो फर्स्ट ऑप्शन आता है आपका पाठ्यक्रम पूर्ण व संचालित करना। सेकंड ऑप्शन आता है एक निर्धारित समय में संपूर्ण पाठ्यक्रम पूरा करना। सी आता है स्कूल जाने में नियमितता व समय की पाबंदी बनाए रखना। और फोर ऑप्शन आता है ये सभी। तो शिक्षक को निम्न में से कौन सा कर्तव्य निभाना चाहिए। तो क्वेश्चन है आपका ये। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा आपका, इसका करेक्ट आंसर आपका होगा, इसका करेक्ट आंसर होगा आपका ये सभी। कि पाठ्यक्रम पूर्ण व संचालित करना, कि पाठ्यक्रम को पूर्ण करना और संचालित करना, ये भी प्लस पॉइंट है। एक निर्धारित समय में संपूर्ण पाठ्यक्रम पूरा करना, कि एक हमने निर्धारित समय कर लिया है कि हमें जो ये पाठ्यक्रम है इसको कंप्लीट करना ही करना है, तो ये भी शिक्षक का कर्तव्य है। थर्ड ऑप्शन आता है स्कूल जाने में नियमितता और समय की पाबंदी बनाए रखना। तो स्कूल जाने, छुट्टी करने, आने जाने, इन सब से रिलेटेड क्या है कि पाबंदी बनाए रखना है, तो ये भी कर्तव्य निभाना होता है। तो करेक्ट आंसर हुआ कि ये सभी। ओके। और इसमें क्या था आपका कि जो आरटी एक्ट है, जो आपका आरटी एक्ट 2009 है, इसमें क्या कहा गया था कि जो 21 जो अनुच्छेद है, ठीक है, कि 21 जो अनुच्छेद है उसके तहत 21A जो अनुच्छेद है उसके तहत भारत में 6 से 14 वर्ष ईयर, ठीक है, 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को क्या दी जाएगी, मुफ्त शिक्षा, मतलब फ्री एजुकेशन, ठीक है, फ्री एजुकेशन दी जाएगी। और जबकि जो विशेष योग्यता वाले जो बच्चे हैं, जो स्पेशल बच्चे, विशेष योग्यता वाले बच्चे हैं, उनको क्या किया जाएगा, 6 से 18 वर्ष, उनको 6 से 18 वर्ष तक मुफ्त शिक्षा दी जाएगी। ओके, नहीं, इसमें करेक्शन करना कि आपका 6 से 14 ईयर तक तो आपको दी जाएगी बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा दी जाएगी, और जो विशेष योग्यता वाले हैं उनको 6 से 18 ईयर तक मुफ्त शिक्षा दी जाएगी। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका, निम्न में से कौन सी शैक्षिक नीति मुख्य रूप से भारत में आर्थिक रूप से कमजोर पृष्ठभूमि वाले बच्चों के लिए शिक्षा तक पहुंचने में सुधार लाने के उद्देश्य से थी। कि ऐसे बालक जो कमज़ोर पृष्ठभूमि वाले बच्चे थे, उनको शिक्षा तक पहुंचाने के लिए, उनको कहाँ तक पहुंचाने के लिए, शिक्षा तक पहुंचाने के लिए, जो सुधार में लाने के लिए जो उद्देश्य रहे हैं इसमें, वो किसके अंतर्गत है, कौन सी शैक्षिक नीति के अंतर्गत वो आते हैं। फर्स्ट ऑप्शन राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, सेकंड ऑप्शन सर्व शिक्षा अभियान, फोर्थ ऑप्शन राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान, और डी ऑप्शन आपका आरटी एक्ट 2009। तो इसका करेक्ट आंसर होगा आरटी एक्ट 2009। कि जो आरटी एक्ट 2009 है, इसमें ये क्या था, ये कब हुआ था, 4 अगस्त 2009 को अधिनियमित किया गया था। अधिनियमित क्या किया गया था, अधिनियमित किया गया था। ओके। और 1 अप्रैल, कब, आपका 1 अप्रैल 2010 को ये क्या किया गया था, लागू किया गया था। और इसमें वही है कि 6 से 14
6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा दी जाएगी। ओके, क्लियर हुआ। और जो आपका इसमें यहाँ आता है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, ये क्या है? NEP 2020 का जो उद्देश्य था वो क्या था? इसका उद्देश्य था भारतीय शिक्षा प्रणाली में सुधार इस नीति का क्या था? उद्देश्य था। इसके बाद आता है आपका इसी में सर्व शिक्षा अभियान। तो सर्व शिक्षा जो अभियान है वो 2001 में लागू किया गया था। ओके, और ये जो था आपका सर्व शिक्षा जो अभियान है ये स्पेशली ही आपका आर्थिक रूप से कमज़ोर बच्चों के लिए लक्षित नहीं किया गया था, तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर नहीं है आपका। ओके, उसके बाद नेक्स्ट है आपका राष्ट्रीय माध्यमिक अभियान। इसकी जो शुरुआत हुई थी वो हुई थी 2009 में। ओके, और इसका उद्देश्य यही था कि जो माध्यमिक शिक्षा तक पहुंच बढ़ाना और उसकी गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए ये नियम जो है स्टार्ट किया गया था। ओके, और आर्थिक रूप से कमज़ोर बच्चों के लिए ये भी लक्षित नहीं है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है मैंने बताया, इसका करेक्ट आंसर आपका RT एक्ट 2009 ही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका RTE अधिनियम 2009 की धारा 25 संबंधित है। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन आता है राष्ट्रीय सलाहकार परिषद का गठन, सेकंड आता है छात्र शिक्षक अनुपात, 4 पॉइंट आता है विद्यालय विकास योजना, और आपका D पॉइंट आता है कठिनाइयों को दूर करने की केंद्रीय सरकार की शक्ति। कि जो RT एक्ट 2009 की धारा 25, कौन सी धारा? धारा 25। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो रहेगा छात्र शिक्षक अनुपात। की जो धारा 25 है वो छात्र शिक्षक अनुपात से क्या है? संबंधित है आपकी। ओके, अब इसमें आता है जो आपका फर्स्ट पॉइंट है कि राष्ट्रीय सलाहकार परिषद का गठन। ये क्या है आपका? इसमें क्या होता है कि इसमें ऐसे सदस्य शामिल होते हैं जिनके पास प्राथमिक शिक्षा में ज्ञान और अनुभव होता है। ओके, और राष्ट्रीय सलाहकार जो परिषद है ये RTE एक्ट अधिनियम का जो भी कार्यान्वयन पर केंद्र सरकार को सलाह ये क्या करती है? देती है। ठीक है, ये धारा 25 से संबंधित नहीं है। उसके बाद है आपका इसमें विद्यालय विकास योजना। इसमें क्या होता है आपका कि RT एक्ट अधिनियम के तहत क्या होता है कि स्कूल को एक व्यापक स्कूल या विकास योजना तैयार करने की क्या होती है? आवश्यकता होती है। ठीक है, और उसके बाद आता है आपका इसी में एक पॉइंट है कठिनाइयों को दूर करने के लिए केंद्र सरकार की शक्ति। तो RT अधिनियम को लागू करने में आने वाली किसी भी कठिनाइयों को दूर करने के लिए केंद्र सरकार प्रावधान कर सकती है। इसमें ये चीज़ है, लेकिन क्वेश्चन में पूछा गया है कि धारा 25 धारा के अंतर्गत क्या आता है? तो उसके अंतर्गत आपका आता है छात्र शिक्षक अनुपात। ओके, तो इसका करेक्ट आंसर होगा छात्र शिक्षक अनुपात। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 34। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि RT एक्ट 2009 के अनुसार 1 से 5 तक के विद्यालय में कुल 62 छात्रों को कितने शिक्षक उपलब्ध कराए जाएं। ठीक है, कि 1st to 5th क्लास है उसमें टोटल जो छात्र हैं वो कितने हैं? 62 हैं। तो उनके लिए जो टीचर है उसकी संख्या कितनी होनी चाहिए? तो ऑप्शन फर्स्ट आता है इसका 1, सेकेंड ऑप्शन 3, थर्ड ऑप्शन 2 या फिर D ऑप्शन 4। तो इसमें कितनी होनी चाहिए? तो इसमें क्या होता है
कि 30:1 होता है। इसका मतलब होता है कि अगर 30 स्टूडेंट हैं फर्स्ट टू फिफ्थ क्लास के लिए तो उनके लिए एक शिक्षक रहेगा। लेकिन यहाँ क्वेश्चन को पढ़ो, क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि फर्स्ट टू फिफ्थ क्लास के लिए 62 छात्र हैं, तो 30 का डबल कितना हुआ, 60 हुआ आपका। ठीक है, तो 60 के लिए आपके कितने छात्र की आवश्यकता होगी, कितने टीचर की आवश्यकता होगी, तो 2 टीचर, 2 शिक्षक की आवश्यकता इसमें होगी कि जो छात्र और शिक्षक का जो अनुपात रहेगा, ठीक है, वो कितना रहेगा, 60:2, मतलब कि 60 बच्चों पर 2 टीचर रहेंगे। ओके, और 60 से अगर अधिक छात्र होते हैं तो 3 शिक्षक नियुक्त किए जाते हैं। 60 तक तो कितने किए जाते हैं आपके, 2। ओके, लेकिन 60 से अगर 61 हुआ या 62 हुआ तो उसके लिए आपके 3 शिक्षक इसमें रखे जाते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा 3, कि आपका क्या है, 60 से क्या है, 60 से ज़्यादा है ना, तो टीचर कितने होंगे, 2 होंगे। 30 पे टीचर कितना होगा, 1 होगा। 60 पे टीचर कितने होंगे, 2 होंगे। और तो 60 से ज़्यादा पे कितने होंगे, 3 होंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस संवैधानिक संशोधन में 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए अनिवार्य शिक्षा की शुरुआत की गई है, कितने के लिए की गई है, तो इसमें आता है आपका जो करेक्ट आंसर होगा, इसमें आपका ऑप्शन फर्स्ट आता है 82, सेकंड ऑप्शन 85, थर्ड ऑप्शन 83 और फोर्थ ऑप्शन आता है 86। तो इसका करेक्ट आंसर होगा आपका 86 की 86वां संवैधानिक संशोधन है जिसमें 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान शुरू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है इसमें 36 क्वेश्चन है आपका कि शिक्षा अधिकार, क्या आपका शिक्षा का अधिकार अधिनियम बच्चों के किस आयु वर्ग के लिए मौलिक अधिकार है। फर्स्ट ऑप्शन 6 से 15 वर्ष, सेकंड ऑप्शन 2 से 4 वर्ष, थर्ड ऑप्शन 6 से 14 वर्ष या फिर डी ऑप्शन 6 से 12 वर्ष। तो इसका करेक्ट आंसर होगा आपका 6 से 14 वर्ष के आयु के वर्ग के लिए मौलिक अधिकार रहेगा ये। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 37 क्वेश्चन आता है हमारा। 37 क्वेश्चन इज समेकित का अर्थ है। फर्स्ट ऑप्शन आता है भाषा, सामाजिक, अध्याय 7 कला संयोजन। सेकंड ऑप्शन आता है विज्ञान के अलावा अन्य विषय के साथ संयोजन। सी आता है एक कला के रूप में विषय का गहन ज्ञान। और डी आता है आपका विभिन्न पाठ्यक्रम क्षेत्रों के साथ कला का समायोजन। तो समेकित, ठीक है, तो यहाँ इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा विभिन्न पाठ्यक्रम क्षेत्रों के साथ कला का संयोजन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका मूल्यांकन है। इससे मूल्यांकन से है कि मूल्यांकन की प्रकृति डैश होनी चाहिए, कि जो मूल्यांकन है उसकी प्रकृति कैसी होनी चाहिए। फर्स्ट ऑप्शन इज गतिशील, सेकंड वस्तुनिष्ठ, थर्ड प्रमाणित और डी ऑप्शन आता है आपका मानकीकृत। तो कैसी होनी चाहिए, करेक्ट आंसर आता है इसका गतिशील, कि गतिशील इसकी कैसी होनी चाहिए, प्रकृति होनी चाहिए। ये जो गतिशील होता है इसमें क्या होता है कि जो लचीला और छात्र की आवश्यकता के प्रति क्या होती है, उत्तरदायित्व होती है। एक तरह से कह सकते हैं कि जो निरंतर समायोजन की अनुमति देती है। ठीक है, गतिशीलता का मतलब है कि जो निरंतर समायोजन की अनुमति देती है। ठीक है, तो वो होता है गतिशीलता के अंतर्गत आता है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है सतत और व्यापक मूल्यांकन CCE का उद्देश्य है। फर्स्ट ऑप्शन आता है शिक्षक को पाठ पूरा करने में मदद करता है।
सेकंड, बच्चों की प्रगति से माता पिता को संतुष्ट। सी आता है विद्यालय कामकाज में अधिकारी मदद। और डी ऑप्शन आता है विचार प्रक्रिया पर बल देना, याद करना या रटने को हतोत्साहित करता है। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि जो ECCE है, सतत और व्यापक जो मूल्यांकन है, ये CCE के रूप में जाना जाता है। ठीक है, किसके रूप में जाना जाता है? CCE के रूप में जाना जाता है। और CBSE के द्वारा 2009 में शिक्षा के जो अधिकार अधिनियम है, ठीक है, के अध्याय देश के साथ मूल्यांकन का एक विद्यालय आधारित प्रणाली के रूप में इसको पेश किया गया था। और आपका जो सतत मूल्यांकन है, ये किस चीज़, इसका उद्देश्य क्या है कि विचार प्रक्रिया पर बल देना। ये कोई भी विचार प्रक्रिया उस पर बल दो, याद करो, लेकिन रटने पर इन्होंने क्या कहा? हतोत्साहित उन्होंने किया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है ECCE के तहत निम्न में से कौन सा एक सामाजिक व्यक्तिगत गुणवत्ता का मूल्यांकन नहीं है? ध्यान देना, क्वेश्चन में क्या है? नहीं है। फर्स्ट ऑप्शन आता है स्वच्छता, सेकंड आता है चित्रकारी, थर्ड आता है सहकारिता और फोर्थ आता है आपका अनुशासन। तो इसका जो करेक्ट आंसर क्या होगा इसका? चित्रकारी। कि जो चित्रकारी है ये सामाजिक व्यक्तित्व गुणवत्ता का मूल्यांकन नहीं करता। जबकि आपका क्या होता है? ECCE के तहत क्या है कि स्वच्छता, सहकारिता, अनुशासन, इसके अलावा और भी आपके पॉइंट्स आ सकते हैं। यहाँ तो सिर्फ 4 पॉइंट देने थे, तो इसके अलावा आ सकता है सहानुभूति। ये सब गुणवत्ता का मूल्यांकन करते हैं, ये शामिल है इसके अंदर। ठीक है, चित्रकारिता नहीं है। या फिर पहल करना, कुछ भी आ सकता है ऑप्शन में। या फिर दूसरों के लिए चिंता करना। तो ये सारे के सारे गुण सामाजिक व्यक्तिगत गुणों में क्या होते हैं? शामिल होते हैं। लेकिन चित्रकारी जो होता है ये इसके अंदर शामिल नहीं होता आपका। ओके, यहाँ होती है आपकी क्लास 1 ख़त्म। और यहाँ आपका जो रीट एग्ज़ाम का सिलेबस, ऑल क्वेश्चंस, मैराथन सब कुछ कंप्लीट हो जाता है। अब आपको सिर्फ रिवीजन करना है। 26 डेट है, इसमें आपको सिर्फ रिवीजन करना है, क्योंकि 27 को आपका एग्ज़ाम है। एग्ज़ाम के लिए ऑल द बेस्ट सभी को। और मैं आशा करती हूँ कि आप सभी एक शिक्षक, भावी शिक्षक बने। और जिसको भी वीडियो पसंद आई वो इसको लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। आगे हम 27-28 को तो आपका एग्ज़ाम है, रीट एग्ज़ाम। देन उसके बाद 1 मार्च से CTET की जो CDP है उसकी क्लासेस स्टार्ट करने वाले हैं। तो आप ज्वाइन करना क्लास को। और यही है, ऑल द बेस्ट सभी बच्चों को। तो थैंक यू।